गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी इससे पहले हमने जो सेशन स्टार्ट किया था उस सेशन में हमने डिस्कस किया कि मैकाले ने किस तरह से अपने भारतीय शिक्षा पद्धति में जो उसके मिनट्स थे उसके आधार पर जो एक्ट आया 1835, उस एक्ट के थ्रू एजुकेशन एक्ट, उसमें उसने कहा कि अंग्रेजी जो है माध्यम होना चाहिए शिक्षा का, हायर एजुकेशन का। और जो कलकत्ता का मदरसा और बनारस जैसे संस्कृत कॉलेज जो खोले गए, प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट जो इंस्टीट्यूट थे, उनको प्रोत्साहन न दिया जाए। इसको लेकर फर्दर आगे एक और डिस्पैच आया जिसे हम वुड डिस्पैच कहा गया, जिसमें कहा गया कि स्पष्ट रूप से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाया जाए। उसके बहुत ज्यादा व्यवहारिक लाभ होंगे। और और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो हमारे लोग हैं, जो इंडियन हैं, वो यूरोप की तरह सोचेंगे, और जब यूरोप के लोगों की तरह सोचेंगे तो उनकी जो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको भी उपयोग में लाएंगे। इसको लेकर उन्होंने नए इंस्टीट्यूट बनाए, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, यूनिवर्सिटी की। अब हम बात करेंगे कि ये तो हुआ आपका हायर स्टडी के ऊपर, लेकिन वो चाह रहे थे कि एक जो लोकल पाठशालाएं हैं स्थानीय स्तर के ऊपर, जो प्राइमरी सेक्शन से लेकर आगे हायर और सीनियर सेकेंडरी तक हैं, उनमें क्या हो रहा है। इसको लेके उन्होंने एक व्यक्ति 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आया ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स को ये जिम्मा सौंपा। विलियम एडम, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, विलियम एडम रिपोर्ट। विलियम एडम 1830 में जो था स्कॉटिश मिशनरी टूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, उसने बंगाल और बिहार का दौरा किया, जिलों का दौरा किया। He did that because he was asked by the company to report on the progress of education in vernacular school. वो इसलिए आया था क्योंकि कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा कि स्कूलों में क्या हो रहा है, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करो। विलियम एडम 1830। ठीक है। द वर्नाकुलर इज द लैंग्वेज और डायलेक्ट दैट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल इन ए रीजन और कंट्री। एडम ने कहा है कि जो था वर्नाकुलर मीन्स जो यहाँ पे बात कर रहा है, ये वर्नाकुलर स्कूल ये एक तरह की लैंग्वेज और डायलेक्ट की बात कर रहा है जो अधिकतर जो स्कूलों में पढ़ी जा रही थी पूरे रीजन में। ये आप देख सकते हैं विलियम एडम। विलियम एडम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको इनको पहचान लीजिए अच्छी तरह, विलियम एडम। अब इसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें देखिए उस रिपोर्ट में क्या लिखा। ये आपके पेज नंबर 101 पर सेकंड पैराग्राफ में भी है, विलियम एडम की रिपोर्ट का सेकंड पैराग्राफ। उसकी रिपोर्ट में क्या आया निकल के, देखिए। उसने देखा, देयर वर ओवर 1 लाख स्कूल इन बंगाल एंड बिहार। उस काल में अकेले 1 लाख से अधिक स्कूल थे, बताइए, पाठशालाएं। कितनी पाठशालाएं थी जो आज भी नहीं होंगी इतनी, अकेले बंगाल और बिहार में। देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद ओवर 20 स्टूडेंट ईच, और प्रत्येक में आमतौर पर 20 बच्चे थे, 20 स्टूडेंट्स। द टोटल नंबर चिल्ड्रन बीइंग, अब देख लीजिए 1 लाख स्कूल और 20 बच्चे, यानी 20 लैक्स। 20 लाख बच्चे तो पढ़ रहे हैं सीधे तौर पे इसके आधार पर। कितना बड़ा एजुकेशन चल रहा था, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि उस समय साक्षरता कम थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब देख लीजिए रिपोर्ट बता रही है उसकी 1 लाख जो स्कूल से अकेले बंगाल और बिहार में, और जिसमें प्रत्येक में 20 बच्चे थे आमतौर पर। तो टोटल मिला के 20 लाख से ऊपर बच्चे हो गए। देयर वर सेटअप बाय वेल्थी पीपल और लोकल कम्युनिटी। ये जो पाठशालाएं थी ये वहां के संपन्न लोग, यानी कोई जमींदार, लैंडलॉर्ड्स या उन किसी और के द्वारा, वहां के समुदाय या वहां के चीफ के द्वारा चलाई जा रही थी। और कई पाठशालाएं कई बार स्वयं गुरुओं के द्वारा यानी टीचर्स के द्वारा भी प्रारंभ की गई थी। ये बंगाल और बिहार में उसकी रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है। और क्या था, नो फिक्स्ड फी, कोई फी नहीं थी, कोई फिक्स्ड फी नहीं थी। फिक्स यानी
भाई जो संपन्न बच्चा था उससे ज्यादा फीस ली जा रही थी, जो गरीब था उससे कम फीस ली जा रही थी, और जरूरी नहीं थी कि कोई ज्यादा ही हो प्रॉब्लमेटिक तो उससे ले। तो ये सब इसके अंदर बंगाल में था। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई छपी हुई पुस्तकें नहीं थी। उसने महसूस किया कि जो पुस्तकें हैं वो प्रिंटेड नहीं है, यानी कि केवल डायरेक्ट तौर पे जो पढ़ाया जा रहा है, वो जो टीचर हैं वो अपनी नॉलेज के थ्रू पे पढ़ा रहे हैं, बिना बुक्स के पढ़ा रहे हैं, और अधिकतर जो बातें हैं वो अपने तरीके से समझाते हैं, बुक्स का कोई लेना देना नहीं। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई अलग से स्कूल बिल्डिंग विशेष तौर पे नहीं बनाई गई इसके अंदर। ठीक है भावेश, ये अभी आया है क्लास में बेटा, है ना, लेट आया है क्लास में, 9:15 पे आया है। बताओ 9 बजे आपके टाइमिंग स्टार्ट हो गए हैं क्लासेस के, उसके बाद भी आप 9:15 पे आ रहे हो, इतनी लेट। नो बेंचेस और चेयर्स, हाँ कल से टाइम पे आना बेटा। नो, हाँ, नो बेंचेस और चेयर, इन स्कूलों में कोई बेंच बैठने के नहीं थे, कोई चेयर नहीं थी, यानी जमीन पर सभी बैठ रहे थे, और सभी एक ही किसी भी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, सब एक साथ बैठकर एक ही मंच पर बैठे। नो ब्लैक बोर्ड, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं स्कूलों में। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, यानी कोई अलग फर्स्ट क्लास अलग, सेकंड क्लास अलग, थर्ड क्लास अलग, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल में केवल एक टीचर था, ओनली वन टीचर इन द स्कूल, जो वहाँ का गुरु या कोई ब्राह्मण या जो पढ़ाता था पाठशालाओं में, और वो सभी लेवल के बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे, और वो उनको अपने अलग अलग तरीके से बताते थे। नो रोल कॉल रजिस्टर, यानी कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं। एक तरह से लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी थी। आप जब बच्चा स्कूल में आना चाहे तब आ रहा था, जब उसको कोई प्रॉब्लम है, या जैसे फसल कटती है तो फसल के समय खेतों में काम करवा रहा था, तो उस समय नहीं आया, कोई बात नहीं। तो नो रोल कॉल रजिस्टर, ऐसा कोई नहीं था, कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं, इसलिए बच्चे आसानी से जब चाहे तब क्लास में आ रहे थे। नो एनुअल एग्जाम, कोई वार्षिक परीक्षा नहीं थी, जब चाहे शिक्षक जब अपने हिसाब से एक्टिविटी या असाइनमेंट या परीक्षा ले लेता था क्लास के अंदर ही। नो रेगुलर टाइम टेबल, निश्चित टाइम टेबल नहीं है, जैसे आपके है ना फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का, सेकंड पीरियड दूसरे सब्जेक्ट का, पीरियड वाइज जो टाइम टेबल है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शिक्षक उस दिन जो चाहे उसके मन में, अगर उसको उस दिन मैथ पढ़ाना था तो वो केवल मैथ, पूरे दिन मैथ पढ़ाता था, यदि उसको सोशल साइंस पढ़ाना है तो उस दिन पूरे दिन सोशल साइंस पढ़ाएगा, किसी दिन साइंस पढ़ाएगा, तो ये अपने विज्ञान के बारे में समझाएगा बच्चों को, पर्टिकुलर रूप से वो जो चाहे। ये पूरी तरह शिक्षक पर डिपेंड था, और क्लास में उपस्थिति भी बनी रहती थी, बच्चे आते थे अपनी मर्जी से, और जब उनको मौका मिलता था तब आ जाते थे, इसलिए हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा था इसके अंदर, इतनी लचीली थी। क्योंकि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, तो उसका भी फायदा इनको मिलता था बच्चों को, और ये अपनी दोबारा से जब स्कूल खुल जाते थे तब ये आ जाते थे, यानी कटाई और अनाज निकालने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं था। ये एक बड़ा कारण था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनके पास कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं था बच्चों पर, कोई थोपा नहीं गया था कि आपको स्कूल आके ही आना है, आपको अटेंडेंस लगानी है, इतने परसेंट रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी विषय किसी भी समय पढ़ा लिया जाता था। ये एक ये उसने अपनी रिपोर्ट में बनाया। अब ये था कि इनको लगा, कंपनी को लगा कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया, और कंपनी का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था के अंदर बहुत बदलाव किए जाने चाहिए। जो विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर इन्होंने कहा कि ये तो
क्या एजुकेशन है, कोई फिक्स फी नहीं है, ना आपके पास बुक्स है, ना कोई बिल्डिंग है स्कूलों में, ना बेंच चेयर है बच्चों के बैठने के, ना ब्लैक बोर्ड है, आप कैसे शिक्षा दे रहे हो? ये चेंज आना चाहिए। तो इसको लेकर इन्होंने चेंज किए। आप अपनी बुक में पेज नंबर 102 का सेकंड पैराग्राफ पर वो चेंजेस देख लीजिए, अंडरलाइन कर लेना उनको साथ साथ, क्या चेंज लाए। ये एक लोकल स्कूल देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह की लोकल पाठशालाएं जो थी उस समय स्थानीय स्तर पर बनाई गई। हाउ द गुरु टॉट, देखिए उससे पहले हम बात करें, द टीचिंग वाज ओरल, द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच। टीचिंग जो थी ओरल थी, मुंह से बोल के पढ़ाया जाता था और बाकी जो बच्चे हैं वो सुनते थे। गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। दे टॉट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट, वो बच्चे की नीड के हिसाब से पढ़ाते थे। जो कम लेवल पर है उसको उतना पढ़ाना है, जो ज्यादा समझता है उसको उसी तरह से पढ़ाना है। All the students were sat together in one place, but the guru interacted with them separately with group of children. बैठते एक जगह थे जरूर बच्चे, लेकिन अलग अलग स्तर के लेवल के बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ था और ग्रुप के हिसाब से वो बच्चों को समझाता था। There were no school on the harvest time when rural children often work in the field. कटाई के समय कोई भी स्कूल नहीं लगता था, छुट्टी कर दी जाती थी। The पाठशाला started once again after the when the crops had been cut and stored. जब काट ली जाती थी फिर दोबारा पाठशालाएं शुरू हो जाती थी। अब देखिए, अब इन्होंने क्या चेंज लाए, इस स्लाइड में हम जानेंगे क्या क्या चेंज आए, परिवर्तन आए, उन्होंने किस तरह से परिवर्तन लाए। देखिए ब्रिटिश ने क्या किया। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल। उन्होंने जो थे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, जो पहले से ही जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, और इनमें से प्रत्येक को 4 से 5 स्कूलों का इंचार्ज बना दिया, एक तरह से देख रेख का जिम्मा सौंप दिया। इनका काम था पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। देयर वर्क वाज टू विजिट द स्कूल्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। ये इन पंडित का काम था। ईच एंड एवरी गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट periodic reports and take classes according to the timetable। प्रत्येक को निर्देश दिया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजे और कक्षाओं की एक नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। टाइम टेबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया और टीचिंग जो थी उसको टेक्स्ट बुक बेस बना दिया। जो बुक में लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर उस आधार पर पढ़ाओ। ठीक, और लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम, और जो आपने पूरे साल पढ़ा उसकी वार्षिक परीक्षा होगी, एनुअल एग्जाम होगा। अब आप देख रहे हो ना, जो हमारा सिस्टम अभी चल रहा है, हमारे टेस्ट होते हैं, उनकी परीक्षाएं होती है, फिर एनुअल एग्जाम होता है पूरे साल का। ये जो बेस है उसका बेस जो है वो इसी आधार पर जो उनके द्वारा स्थापित किया गया। ये चैप्टर है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, अभी मैसेज में किसी ने लिखा है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सेकंड पार्ट हिस्ट्री का, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अब जो ये भी कहा कि जो स्कूल इस आधार पर चलेंगे, स्कूल, वो उनको रेगुलर क्या होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, और जो नहीं चलेंगे उनको गवर्नमेंट की ग्रांट्स नहीं मिलेगी। देखिए उनसे रेगुलर फी मांगी गई अब स्टूडेंट से कि आप अपनी रेगुलर फी दीजिए। अटेंडेंट रेगुलर क्लास कर दो, यदि कोई अटेंडेंट में नहीं आ रहा क्लास के अंदर तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था। ठीक है, अगर रेगुलर क्लासेस के अंदर नहीं आया तो स्कूल से उसको निकाल देंगे। सिट ऑन फिक्स सीट, जो आपकी सीट बनाई गई है उस पर बैठेगा बच्चा। एंड ओबे द न्यू रूल ऑफ डिसिप्लिन, इसको अपनाएगा। जो ये सब चीजें उपयुक्त सभी अपनाएंगी पाठशालाएं, उन्हीं को गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाएगी, अदरवाइज कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। तो अब ये जो था ये उन्होंने बना तो दी है। अब ये देखिए, जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आ रहे वो स्कूल से निकाल दिए जाएंगे।
अब फसल वाले टाइम में क्या हो रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों ने स्कूल में आना कम कर दिया। दूसरा, रेगुलर फी मांगी गई और एक जैसी समान फीस कर दी गई, अमीर के लिए भी उतनी फीस, गरीब बच्चे के लिए भी उतनी फीस। तो इससे क्या हुआ, फिर वही आया, जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ दिए। तो धीरे धीरे अब देखिए इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा। जो पहले लचीली थी परीक्षाएं, जो लचीलापन था उसमें साक्षरता दर ज्यादा थी, और ये जो रूल निकल के आए, नए रूल, इसकी वजह से साक्षरता दर जो थी कम होती गई, है ना, कम होती गई। ये एक बड़ा कारण है आपका, ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, इसको समझ पा रहे हो बच्चे कि क्या दोनों में क्या अंतर हुआ? मेन मेन बेसिक अंतर क्या निकल के आया, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम निकल के आई, है ना। तो एक्चुअल में तभी मैं बात कर रहा था कि जो हमारी साक्षरता दर है वो पहले ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे के पास पूरा अपनी इंडिपेंडेंट थी कि वो स्कूल आ रहा है, अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, और जब नहीं आ पा रहा है तो नहीं आ पा रहा है, फीस नहीं थी। और ये सब चीजें करने के बाद बच्चों को स्कूल में जाना कम हो गया, और कई बच्चों को स्कूल से निकाला भी गया, चले भी गए। अब बच्चे स्कूल जाने से डरने भी लगे, और जो बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा था, खेतों में काम कर रहा था अपने समय में, उसको इनडिसिप्लिन बिहेवियर माना गया कि ये इनडिसिप्लिन है, ये रेगुलर नहीं आ रहा है, तो इसको पढ़ना लिखना नहीं है। और बच्चा अब उसके मन में हो गया कि ये पढ़ना लिखना नहीं है मुझे। तो धीरे धीरे जो जब हर बच्चा पढ़ता था, आप देखते हो गुरुकुल में, मदरसों में जो हो रहा था पहले, वो हर स्तर का बच्चा, हर कोई भेजता था अपने बच्चे को कि जा भाई, सबको, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का हो, जो शिक्षा प्राप्त करनी है, अगर वो अपने धर्म के अनुसार वो अपने अपने गुरुकुलों में, अपने अपने मदरसों में, अपने अपने जगहों पर वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि वो सब तरीके से था, फ्री ऑफ था। लेकिन ये सिस्टम आने के बाद साक्षरता दर गिर गई, बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। इस पॉइंट से आप जाने, इन पॉइंटों से, कि हमारा किस तरह से परिवर्तन हुआ शिक्षा के अंदर। जो पहले से चला आ रहा था उसमें इतने बड़े बदलाव आए, इतने बड़े चेंजेस आए, और वही सिस्टम आप अभी भी देख रहे हैं। धीरे धीरे हमारी नई जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे नए लाकर अपने नई पॉलिसीज ला रही हैं, और इस परिवर्तन को करने के प्रयास चल रहे हैं। इसको आगे बढ़ने का और चेंजेस लाने के, शिक्षा में एक पॉजिटिव चेंज लाने का हमारी पॉलिसीज आ रही हैं। अभी जैसे अभी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं लगातार। तो ये ऐसा रहेगा। तो ये आज का हमारा सेशन था। कल हम इसी में आगे हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा को लेकर क्या विचार थे। महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन रहेगा। कल हो कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, वरना एक और सेशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।